जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श टेक्निकल क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सब ये जो रिवीजन बैच है इसको कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे और अपने कोर्स पर जाकर के पेड कोर्स में भी आप पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली वो रहने वाले मैग्नेट के बारे में एक एक बारीकी से इस क्लास के अंदर जानेंगे। जो आपने ऐप पर पढ़ा है उसी का यहाँ पर आज इस क्लास के अंदर बहुत ही कम समय के अंदर बहुत अच्छा रिवीजन कर लेंगे। तो गणेश जी भगवान के चरण वंदना करते हुए हमारी क्लास को आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है। तो आपके लिए एक स्पेशल सूचना यह है कि लोको पायलट का बेंच है, आपका स्पेशल बेंच है वो चल रहा है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आपको मिल रही है। साथ में मिलती है आपको इसके साथ में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस वर्क, सब कैलकुलेशन एंड साइंस है ना, वो भी इसमें मिल रही है। साथ में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं वो मिलते हैं आपको यहाँ पर, बिल्कुल फ्री मिलते हैं इस बेंच के साथ में। और जो आपकी तैयारी के अंदर रिवीजन के अंदर बहुत ही आपकी हेल्प करने वाले हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब आप आपकी तैयारी कर रहे हो और उसके अंदर सबसे चीज़ है कि अपनी तैयारी को परखने के लिए टेस्ट जरूरी होते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 100 टेस्ट इसी मात्र 499 रुपए के साथ में। एक चीज और है इसके साथ में, लाइव बैच अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं बहुत जल्दी मेरा कोर्स कंप्लीट कर लेना चाहता हूँ, तो इस लाइव बैच के साथ में मेरे भाई आपको रिकॉर्डेड बैच फ्री मिल जाता है, जिसका एक्सेस आपको तुरंत मतलब जैसे बैच बाय करते हो उसी के साथ में रिकॉर्डेड बैच का एक्सेस पूरा का पूरा आपको मिल जाता है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबरों पर भी क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है मैग्नेट के चुंबक के बारे में। अपने एक एक चीजों को क्या जानेंगे कि क्या है चुंबक, कौन से पदार्थ चुंबक है, कैसे बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि चुंबक जब सर्वप्रथम पाया गया तो ये किसके रूप में पाया गया। सबसे पहले जब चुंबक पाया गया तो ये किसके रूप में पाया गया, एक पत्थर के रूप में पाया गया। पत्थर भी कैसा, जिसका कोई आकार प्रकार कुछ भी निश्चित नहीं था, उस प्रकार के रूप में पाया गया। क्या पाया गया, ये एक बेडोल पत्थर के रूप में पाया गया। लेकिन बाद में इसमें कुछ चेंजेज करके क्या किया गया, इसको चुंबक बनाया गया। कौन सा चुंबक, स्थायी चुंबक के रूप में परिवर्तित किया। अब बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो मैग्नीशिया नामक स्थान पर 800 वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई, आपके मैग्नीशिया नाम, मैग्नीशिया स्थान पर होने के कारण इसका क्या कर दिया लोगों ने, नामकरण जो किया इसका क्या कर दिया, मैग्नेट कर दिया। क्या कर दिया, इसका नाम मैग्नेट कर दिया। कितने वर्ष पूर्व पाया गया, 800, ये कहीं पर भी नहीं पूछने वाला। प्राकृतिक जो चुंबक होता है, प्राकृतिक चुंबक होता है वो क्या होता है कि लोड स्टोन, जिसे क्या होता है रासायनिक रूप से मैग्नेटाइट कहा जाता है। अब क्या होता है कि ये कहाँ पर उपयोग में किया जाता था, दिशा सूचक के रूप में। जैसे नाविक थे वो पत्थर धागा बांध करके लटका देते थे, या तो नॉर्थ या साउथ दिशा में क्या होता है आपका मैग्नेट झूलता है, उस हिसाब से दिशा सूचक के रूप में क्या लिया गया, प्रयोग लिया गया किसका, आपके चुंबक का। नाविकों कहाँ पर प्रयोग किया, नाविकों ने इसको दिशा सूचक के रूप में क्या किया, इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि ये दिशा ज्ञात करने में क्या करता था, सहायता करता था। नेक्स्ट बात करते हैं, जो चुंबक होता है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, साउथ ध्रुव और एक होता है नॉर्थ ध्रुव। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका एन ध्रुव हो जाता है। कौन से ध्रुव हो जाते हैं भाई, एक तो आपका नॉर्थ ध्रुव और एक क्या हो जाता है, साउथ ध्रुव हो जाते हैं, दो ध्रुव हो जाते हैं इसके। ठीक है, अब क्या होता है, लोहा कणों को अपनी ओर आकर्षण अपनी ओर मजबूती से आकर्षित करता है। कौन करता है, चुंबक। अब एक अपन ने चीज ये भी देखी है कि चुंबक के जो असमान ध्रुव होते हैं ये एक दूसरे को क्या आकर्षित करते हैं, लेकिन समान ध्रुव क्या करते हैं भाई, समान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर धकेलते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। और असमान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये चीज आप सबको पहले से ही क्या थी, पता थी। ठीक है, आगे बात करते हैं दिशा निर्देश के अंदर इसका क्या है, स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर सदैव उत्तर या दक्षिण दिशा के अंदर क्या होता है आपका, ये ठहरता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया, कंपास के अंदर। किसके अंदर उपयोग किया इसका, कंपास के अंदर। किसका उपयोग किया जाता है, आपके चुंबक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे कि चुंबकों का वर्गीकरण, चुंबक का वर्गीकरण दो तरीके से किया गया है। एक तो हो जाता है आपका मानव निर्मित चुंबक हो जाता है, और एक क्या हो जाता है, मानव निर्मित चुंबक हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपका प्राकृतिक चुंबक। जो मानव निर्मित चुंबक है उसे क्या कहा गया, कृत्रिम चुंबक है। कृत्रिम चुंबक किसे कहा गया, जो मानव ने बनाया उस चुंबक को क्या कहा, कृत्रिम चुंबक। और जो प्राकृतिक चुंबक है इसका कहीं पर भी उपयोग नहीं होता। ये क्या होता है, एक पत्थर होता है बेडोल, जिसकी आकार प्रकार संरचना कुछ भी निश्चित नहीं, कैसा मिल सकता है आपको, जिस तरीके से पत्थर मिलते हैं ना मेरे भाई, उस तरीके से। जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो आपका क्या होता है, प्रकृति प्रकृति में क्या होता है, स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। जो नेचुरल मैग्नेट है वो क्या है मेरे भाई, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। ये एक बेडोल पत्थर होता है, बेडोल स्टोन होता है, तथा मैग्नेटाइट Fe3O4 और हेमेटाइट या Fe2O3 हो जाता है। ये क्या हो जाते हैं आपके,
ये हो जाते हैं आपके कौन से प्राकृतिक चुंबक, यानी कि नेचुरल मैग्नेट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कृत्रिम चुंबक की। कृत्रिम चुंबक वो चुंबक है जो मानव निर्मित चुंबक है, जिन्होंने इंसानों ने उनको क्या किया, आकार प्रकार जिस साइज का बनाया है वो क्या किया है, इंसानों ने दिया है उनका आकार प्रकार सब है। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित किए गए मैन मेड है, जैसे कि हैंडमेड होती है, जैसे मैन मेड है, मतलब इंसानों द्वारा किसे बनाया गया, आपके कृत्रिम चुंबक को बनाया गया। तो अब इंसान बना रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे हम घर बना रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग बना लेते हैं कि भाई मतलब कि इस तरीके से डिजाइन देनी है, ये देना है, यहाँ पर खिड़की, यहाँ पर दरवाजा रखना है, चाहे वो तो दो तीन दरवाजे रखो, कुछ भी रखो। ठीक है, अब बात करते हैं जब कृत्रिम चुंबक है इसके आकार की बात, मतलब इसको क्या देंगे, छड़ आकार में बना सकते हैं अपन। यू आकार में भी इसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। घोड़े की नाल के आकार में भी क्या किया गया, इसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। क्या किया गया, घोड़े की नाल के आकार में भी क्या किया गया, इसका निर्माण किया गया। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं वर्ताकार, जैसे कि अपने स्पीकर होता है उसके अंदर अपन चुंबक, वलयाकार और कंपास के अंदर भी क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं जो प्राकृतिक चुंबक और जो आपके कृत्रिम चुंबक हैं, इनके क्या क्या मतलब डिफरेंस होता है। देखो, प्राकृतिक चुंबक होता है जो ये क्या होता है, प्रकृति से क्या होता है, प्राप्त हमें होता है, लेकिन मानव निर्मित चुंबक को हमारे द्वारा क्या किया जाता है, इंसानों द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। चुंबकशीलता की बात करेंगे, चुंबकशीलता की बात करें तो प्राकृतिक चुंबक के अंदर इतना अच्छी चुंबकशीलता नहीं होती कि वो किसी भी वस्तु को मजबूती से क्या कर सके, अपनी ओर आकर्षित कर सके। लेकिन जो कृत्रिम चुंबक है इनके अंदर क्या होता है भाई, चुंबकशीलता क्या होती है, इसके अंदर परमेबिलिटी क्या होती है, चुंबकशीलता स्ट्रेंथ क्या होती है, उच्च होती है। आकार की बात करेंगे, प्राकृतिक चुंबक का कोई आकार था क्या, मैंने जस्ट बताया क्या होता है, ये कि बेडोल पत्थर होता है। क्या होता है ये, कि बेडोल पत्थर होता है, किसी भी तरीके से इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये उबड़ खाबड़ किसी भी तरीके से बना हुआ अपने को मिल सकता है। अब जो मानव निर्मित जो है चुंबक है कृत्रिम, उसका क्या है कि आवश्यकता अनुसार बनाया दिया जा सकता है, आवश्यकता अनुसार आकार के दिया जा सकता है। अब जो आपके प्राकृतिक चुंबक हो गए वो मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया। ठीक, आगे चलते हैं। जो कृत्रिम चुंबक होते हैं ना, इनको भी दो भागों में क्या कर दिया गया, डिवाइड। एक तो परमानेंट मैग्नेट हो जाते हैं ये, यानी स्थायी चुंबक, और क्या हो जाती है, एक अस्थायी चुंबक हो जाते हैं। एक तो परमानेंट मैग्नेट हो जाते हैं और एक क्या हो जाते हैं, अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक को क्या कह देंगे, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कह देंगे भाई। एक तो जो स्थायी चुंबक है वो परमानेंट मैग्नेट हो गया आपका, ठीक है, स्थायी चुंबक। और अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक के अंदर कौन सा आ जाता है आपका, विद्युत चुंबक आ जाता है। अस्थायी चुंबक में भाई कौन से आ जाते हैं, विद्युत चुंबक आ जाते हैं। परमानेंट मैग्नेट वो हो जाते हैं जो अपने चुंबकत्व गुण लंबे समय तक बनाए रखते हैं। जैसे कि परमानेंट मैग्नेट आपने देखा हमारे लाउड स्पीकर होता है, उनमें जो परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ होता है, आप कभी भी साल 2 साल 10 साल 20 साल बाद में देखते हो तब भी वो लोहे की चिपकता है। लेकिन एक जो अपने पंखे होते हैं, मोटर होती है, इनके अंदर जो वाइंडिंग होती है, जिनके अंदर जो चुंबक बनता है वो तब तक ही बनता है भाई जब तक उसके अंदर विद्युत जा रही है, तब तक मैग्नेट बनेगा। विद्युत जाना बंद तो मैग्नेट बनना भी क्या हो जाता है, उनके अंदर बंद हो जाता है। बस यही इनका क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। अब इसके अंदर जो विद्युत चुंबक है केवल विद्युत प्रवाह के दौरान ही चुंबक रहता है, यानी कि अस्थायी है, टेम्परेरी मैग्नेट है। कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सा, टेम्परेरी मैग्नेट है। आगे बात करते हैं जो आपका परमानेंट मैग्नेट है, जिसका जो मटेरियल होता है, जो निर्माण के अंदर उसका जो मटेरियल यूज में होता है वो क्या होता है आपका, वो क्या होता है, एल्निको होता है। एल्निको क्या हो जाता है, एल्निको के अंदर एल्यूमिनियम हो जाता है, क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम हो जाता है, निकिल हो जाता है, निकिल हो जाता है, कोबाल्ट इसके अंदर हो जाता है, कोबाल्ट एवं लोहा मिश्र धातु से क्या होता है, निर्मित होता है। इस्पात से भी क्या होता है, ये स्टील, इस्पात यानी स्टील से भी निर्मित होता है। अब बात करते हैं स्थायी चुंबक, चुंबकशीलता एवं ध्रुवता, इनकी परिवर्तन नहीं की जा सकती। भाई मैंने ये क्या किया, ये छड़ चुंबक बना लिया, ये मैंने क्या किया, परमानेंट मैग्नेट छड़, मैंने इस वाले सिरे को तो जो ये पतला वाला सिरा है मैं इसे क्या दे दिया, नॉर्थ, नॉर्थ पोल दे दिया, और इसको क्या किया मैंने, एन बनाया, इसको क्या बना दिया, एस बना दिया। तो अब इसकी ध्रुवता क्या मैं चेंज कर सकता है कि नहीं, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट बन चुका है। क्या इसकी चुंबकशीलता को मैं कम बत्ती कर सकता हूँ, नहीं, मुझे कम चुंबक क्या हो सकता है, कम बड़ा तो ज्यादा किया तो ज्यादा नहीं कर सकता। स्थायी चुंबक के अंदर ना तो मैं इसके क्या कर सकता, ना तो मैं इसकी चुंबकशीलता को परिवर्तन कर सकता, ना तो इसकी चुंबकशीलता परिवर्तन हो सकती, ना इसकी क्या हो सकती, ध्रुवता की दिशा परिवर्तन की जा सकती है। इसके अंदर क्या होता है, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबक की तुलना में चुंबकशीलता क्या होती है, कम होती है। भाई विद्युत चुंबक होता है वो बड़ा पावरफुल चुंबक होता है, उसकी चुंबकशीलता होती है बड़ी उच्च होती है, और इसकी क्या होती है, लो होती है ना।
आगे बात करते हैं स्थायी चुंबक के चुंबकीय गुण लंबे समय तक रहते हैं भाई। इसके गुण क्या होते हैं? लंबे समय तक विद्युत चुंबक, जैसे लाइट खत्म वो चुंबक भी क्या हो जाता है? खत्म। कहाँ पर उपयोग किया जाता है स्थायी चुंबक का? जैसे डोर क्लोजर हो जाते हैं, डोर क्लोजर हो जाते हैं, लाउड स्पीकर हो जाते हैं, जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। छोटी मशीन कंपास के अंदर भी किसका प्रयोग किया जाता है? स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अपन टेम्परेरी मैग्नेट की बात करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं, यानी विद्युत चुंबक के बारे में अपन जानते हैं। विद्युत चुंबक के बारे में बात करते थे। निर्मित किससे होते हैं? ये नरम लोहा पदार्थ से, सॉफ्ट आयरन से निर्मित चुंबकशीलता क्या होती है? अत्यंत उच्च। इनकी चुंबकशीलता क्या होती है? अत्यंत उच्च होती है, यानी कि वेरी हाई क्या होती है? परमेबिलिटी क्या होती है इनकी? बहुत हाई होती है। ठीक है। अब बात करते हैं नियंत्रण की शक्ति। अब इसको नियंत्रण कैसे करेंगे? विद्युत धारा के मान को परिवर्तन करने पर चुंबकशीलता भी क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है। विद्युत धारा के मान को जैसे जैसे परिवर्तन करेंगे और क्या हो जाती है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसकी चुंबकशीलता भी क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है। ध्रुव की दिशा कैसे करेंगे? जब विद्युत धारा के अपने विद्युत धारा की दिशा बदल देंगे। विद्युत धारा की जब हम दिशा बदल देंगे तो क्या हो जाएगी? आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो टेम्परेरी मैग्नेट है उसका क्या हो जाती है? उसकी भी दिशा बदल जाती है, उसके ध्रुव बदल जाते हैं। विद्युत की दिशा बदलने पर मैग्नेट के पोल बदल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अनुप्रयोग कहाँ पर? विद्युत करेनों के अंदर। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? विद्युत करेनों के अंदर। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? विद्युत करेनों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? विद्युत घंटे के अंदर उपयोग किया जाता है। मोटर जनरेटर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, यानी विद्युत मशीनों के अंदर भी क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। किसका? आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। अब चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में देखते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? तीन प्रकार के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तीन प्रकार के। एक तो हो जाता है फेरोमैग्नेट, दूसरा हो जाता है पेरोमैग्नेट, तीसरा हो जाता है आपका डायामैग्नेट हो जाता है। फेरो डायामैग्नेट हो जाता है। एक ऐसा वर्ड है नॉन मैग्नेटिक, है ना? ठीक है। ये नॉन मैग्नेटिक क्या है? ये किसी प्रकार का विशुद्ध अचुंबकीय यानी नॉन मैग्नेटिक पदार्थ पदार्थ जैसा कुछ भी, ऐसा मतलब विशुद्ध यानी नॉन मैग्नेटिक पदार्थ जैसा कुछ भी मतलब नहीं होता है। हवा अचुंबकीय और पानी प्रति चुंबकीय चुंबकत्व के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। मतलब ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं होता। जैसे कहाँ पर कई बार एग्जाम में दे देता है, जैसे पैराडाया फेरा और वहां पर दे दिया नॉन मैग्नेटिक, तो नॉन मैग्नेटिक ऐसा कोई चुंबक में है ही नहीं। तो मतलब ये क्या है? एक अपवाद सा ही है। अब आगे बात करते हैं चुंबकशीलता किस किस के बारे में? फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट और डायामैग्नेट की चुंबकशीलता देखते हैं भाई। जो फेरोमैग्नेट होता है यानी कि जो लोहा चुंबकीय पदार्थ होता है उसकी क्या होती है? उसके अंदर जो चुंबकशीलता होती है वो क्या होती है? एक से क्या होती है? 1000 तक, यानी अत्यधिक क्या होती है? सघन होती है। अब अपन बात करते हैं पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या होती है? एक से क्या होती है? इसकी एक से क्या होती है? थोड़ी सी क्या होती है? अधिक होती है। तो हल्का सा क्या होता है? आकर्षण होता है। और इसके अंदर बात करें डायामैग्नेट के अंदर बात करते हैं तो क्या होता है? मतलब जब किसी पदार्थ को मतलब डायामैग्नेट क्षेत्र में लाया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करता है? वो विरोध करता है। चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करता है? विरोध करता है। तो इसकी चुंबकशीलता क्या हो जाती है? एक से भी कम हो जाती है, यानी कि विरोध कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इनकी बात कर लेते हैं, तुलना कर लो इनकी। चलो फिर क्या करते हैं, मतलब कि सापेक्ष चुंबकशीलता की बात करते हैं तो लोहा मैग्नेटिक की 1 से 1000 तक, इसकी 1 से थोड़ी सी अधिक, इसकी क्या हो जाती है? 1 से कम हो जाती है। संवेदनशीलता की बात करते हैं तो इसकी क्या हो जाती है? इकाई हो जाती है इसकी धनात्मक अनुचुंबकीय की, और प्रतिचुंबकीय की क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। और क्या हो जाती है? 0 से भी। उदाहरण की बात करते हैं, लोहा चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन सा होता है? एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि निम्न में से लोहा चुंबकीय पदार्थ है, वहां पर ऑप्शन है लोहा है, टेंटलम है, एंटीमनी है, और एक हो जाता है कांच। तो अपने को पास में कौन सा हो जाता है? लोहा चुंबकीय पदार्थ कौन सा हो जाता है? आपका लोहा हो जाता है। यहाँ पर से लोहा चुंबकीय पदार्थ निकल है, लोहा है, कोबाल्ट है, ग्लोडेनियम है, कठोर और जैसे मर्द, ये तो क्या हो जाते हैं? मर्दु चुंबक बना रहे हैं, मर्दु चुंबक बना रहे हैं अपन, यानी मर्दु चुंबक बना रहे हैं तो हम कौन से पदार्थ लेंगे? लोहा, निकल, कोबाल्ट और ग्लोडिनियम लेंगे। और कठोर चुंबक बनाते हैं एल्निको और एल्कोमैक्स का क्या करते हैं? अपन उपयोग करते हैं। और जब अनुचुंबकीय पदार्थ की बात आती है तो इसके अंदर क्या कहते हैं? टंटालम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, हवा, ऑक्सीजन। ये चीज ऐसी है कि ये वैसे मतलब याद नहीं होती है। तो इसको आपको अगर सीखना है, मतलब ये चुंबक वाला चैप्टर अगर आप सोचते हो कि इसके अंदर से हमेशा क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम के अंदर इसके अंदर से चुंबक वाला चैप्टर होता है जिनके अंदर से एक दो क्वेश्चन आता है। और सबसे बड़ी चीज है हमेशा जो ये पदार्थों का वर्गीकरण है ना भाई, पदार्थों की तुलना है लोहा पे, ये पैरा फेरा डाया,
इसके अंदर से हमेशा क्वेश्चन देता है। यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि ये किसी को याद भी नहीं होती है जल्दी से। अगर आप चाहते हो कि ये आपको अच्छे से याद हो जाए तो ऐप में जाइए, ऐप में वहां पर सर ने इतना अच्छे से इस चीज को बताया हुआ है, एक्सप्लेन कर रखा है, भाई एक एक चीज याद हो जाएगी। यहाँ पर तो ये दो चार एग्जाम्पल है आपके सामने, वहां पर आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे। जब वहां सीखोगे ना आप इस चीज को, तो एक बार सीखने के बाद में दोबारा आपको कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये कभी भूलोगे नहीं भाई। कोई सी भी एग्जाम दो, क्वेश्चन यहाँ से टपकेगा तो आप ही करके आओगे, आप वहां पढ़ोगे तो आप इसको पक्का करके आओगे। अणुचुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं, टेंटालम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, हवा और ऑक्सीजन हो जाते हैं। और प्रतिचुंबक की बात करते हैं तो एंटीमनी, विस्मित, कांच, कागज, पानी, सल्फर, तांबा, चांदी, सोना क्या हो जाते हैं आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। हाँ, ये वही चीज है जो अपन ने पढ़ ली। अब आगे आते हैं क्यूरी तापमान क्या होता है। जो क्यूरी टेम्परेचर होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई क्यूरी तापमान क्या होता है, ये अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जाए। क्यूरी तापमान क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर क्या होता है, लोहा चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है, अणुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है, वही क्या कहलाता है, क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। अब कोबाल्ट का क्यूरी टेम्परेचर क्या हो जाता है, ये कोबाल्ट का क्यूरी टेम्परेचर ये क्या है, लोहे का हो जाता है। ये किसका हो जाता है, निकल का हो जाता है। एक बार किसी एग्जाम में पूछा था कि निकल का क्यूरी तापमान क्या होता है, तो क्यूरी तापमान क्या है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर लोहा चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, वही क्या हो जाता है आपका क्यूरी टेम्परेचर हो जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन था एक, है ना। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, बात करते हैं वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं का क्या होता है, प्रभाव। अब ये क्षेत्र है कोई, यहाँ पर क्या है, ये चुंबकीय बल रेखाओं का क्या है, प्रभाव है। तो ये क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है वह चुंबकीय क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं क्या हो रहा है, प्रभाव हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रभाव हो रहा है। तो क्या हो जाएगा ये, फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, यानी कि वेबर प्रति है, फाई क्या हो जाएगा आपका, वेबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन चुंबकीय बल रेखाओं की संरचना के बारे में, रचना देख लेते हैं। चुंबकीय बल रेखा, अब अपन कहते हैं ना कि चुंबकीय बल रेखा कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से निकलती है, क्या चुंबकीय बल रेखाएं कभी मतलब कौन से वक्र के अंदर कार्य करती हैं, फिर बात आती है कि ये सारी चीजें अपन देख लेते हैं। चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वो एन ध्रुव से क्या होती है, एन से एन से क्या होती है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एन से एस की ओर बाहर निकलती है। एन से क्या हो रहा है, एन से एस की ओर क्या हो रहा है, बाहर निकल रही है। देखो एन से निकल रही है, ये एन से क्या हो रही है, ये निकल रही है, क्या हो रही है, निकल रही है। ये एरो है ना, मतलब ये पीडीएफ में से हो जाते हैं थोड़े से, तो ध्यान रखना आपको ना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, बाहर की अगर बात करते हैं, चुंबक के बाहर, ये मैग्नेट है, इसके बाहर की बात करेंगे तो चुंबकीय बल रेखा कहाँ से कहाँ जाएंगे, एन से एस की ओर जाएंगे। बाहर तो एन से एस की ओर जाएंगे, अंदर क्या हो जाएंगे, अंदर क्या हो जाती है, एस से एन की ओर, एस से एन की ओर, अंदर क्या हो जाता है, एस से एन की ओर क्या होती है, अंदर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, भाई काल्पनिक होती है। कभी हमें चुंबकीय बल रेखाएं दिखती हैं क्या मेरे भाई, नहीं दिखती। तो क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये क्या होती है, सतत चलती रहती है, समांतर चलती रहती है। ये क्या नहीं करती है, चुंबकीय बल रेखाएं सतत एक कभी एक दूसरे को काटती नहीं, इसलिए क्या है, काल्पनिक रेखाएं इन्हें कहा जाता है। और दूसरी बात करें, अक्ष के समांतर एवं तनावपूर्ण चलती रहती है। ठीक है, अब ये कौन से वक्र के अंदर कार्य करते हैं, ये क्लोज लूप्स के अंदर क्या करती हैं आपके, चलती है। चुंबकीय बल रेखाएं कौन से लूप में प्रवाहित होते हैं, क्लोज लूप्स में प्रवाहित होती है। चुंबकीय बल रेखाएं कौन से लूप में प्रवाहित होते हैं, क्लोज लूप्स में प्रवाहित होती है। चुंबक की, अब चुंबक बनाने के जो मेथड होते हैं कि अपन किस तरीके से जो आपका स्थायी में चुंबक होता है उसका निर्माण कर सकते हैं। आ जाइए, क्या हो जाता है, एक तो सिंगल टच मेथड हो जाता है, एक डबल टच मेथड हो जाता है, एक डिवाइडेड टच मेथड हो जाता है। चुंबक बनाने की तीन विधियां कौन सी हो जाती है, सिंगल स्पर्श, द्विस्पर्श और विभाजित स्पर्श विधि हो जाती है, विभाजित स्पर्श विधि हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेते हैं, ये स्टील बार है, फिर इसके अंदर क्या फंसा दिया, दो चुंबकों के बीच में क्या फंसा रखा है, लकड़ी का टुकड़ा फंसा रखा है। क्या फंसा रखा, लकड़ी का टुकड़ा, यहाँ पर क्या है, स्टील बार है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 के अंदर यहाँ पर क्या दिखाया गया है, लकड़ी का टुकड़ा इनके अंदर फंसाया हुआ। तो ये तीन विधियां क्या हो जाती है, चुंबक बनाने की हो जाती है। अब बात करते हैं अपने कौन से मैग्नेट की, अस्थायी मैग्नेट की करते हैं, यानी टेम्परेरी मैग्नेट की बात करते हैं। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है उसकी क्या कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेट में सबसे पहले हमने बात की थी कि ये क्या होता है कि जब विद्युत सप्लाई आती है तब तो मैग्नेट बढ़ता है, विद्युत सप्लाई जाते हैं मैग्नेट खत्म, विद्युत की दिशा बदलने पर ध्रुव की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। विद्युत चुंबकशीलता कब परिवर्तन होती है, विद्युत के मान को कम बत्ती करने पर चुंबकशीलता भी क्या हो जाती है, कम ज्यादा इसकी हो जाती है। ठीक है, आ जाइए। क्या होता है सिद्धांत, किसके सिद्धांत पर, डीसी सप्लाई के माध्यम से स्टील के टुकड़े पर लपेटी गई कोयल, ये क्या है, डीसी सप्लाई के माध्यम से, ये क्या है, स्टील का क्या है, ये एक रोड है, यानी कि स्टील की क्या है, कोर है, ये क्या है ना, स्टील की क्या है, कोर है, इसके ऊपर क्या कर दी हमने, एक कॉइल लपेट दी, या इस पर क्या कर दी हमने, कॉइल लपेट, इस पर क्या कर दी, वाइंडिंग कर दी। अब इसको क्या दे रहे हैं हम, डीसी सप्लाई दे रहे हैं। अब क्या दे रहे हैं हम इसको, डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो इस स्टील की कोर में भाई क्या बन रहा है, इस स्टील की कोर में चुंबक का निर्माण हो रहा है, इस स्टील की कोर में किसका निर्माण हो रहा है, चुंबक का निर्माण हो रहा है। कहां पर करते हैं, उपयोगिता के बारे में, धारा बंद करते ही चुंबक तो समाप्त हो जाता है और इसे मोटर और ट्रांसफार्मर के लिए आदर्श बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अस्थायी चुंबक और मिश्र धातुओं की बात करते हैं, आ जाइए। ठीक है, अस्थायी चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबक की बात हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है। सिलिकॉन स्टील से जब अपन चुंबक बनाते हैं तो क्या होता है, ये विशेषता क्या है, यह क्या होता है, परबल चुंबकीय क्षेत्र, क्या होता है, ये परबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है, क्या बनता है, परबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का क्या होता है, निर्माण होता है। सर्वाधिक प्रयोग में किया जाता है भाई, ट्रांसफार्मर की अपन कोर बना रहे हैं, मोटर की बना रहे हैं आर में, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा किसका उपयोग कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, सिलिकॉन स्टील का, या फिर किसका कर रहे हैं, सीआरजीओ का उपयोग भी अपन करते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका करते हैं अपन, सिलिकॉन स्टील का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सबसे ज्यादा किसका करते हैं, सिलिकॉन स्टील करते हैं। कहां पर करते हैं, इसका ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर आपके हो जाते हैं, इनके अंदर किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील का। प्रेमेलोई की बात करते हैं तो ये लोहा प्लस निकेल का क्या होता है, मिश्रण होता है। परम एक एग्जाम में तो सीधा पूछ लिया था कि प्रेमेलोई क्या है, वहां पर नीचे दे रखा था जो मिश्रण है, तो वहां पर क्या था कि लोहा और जो आयरन का मिश्रण है, निकेल और आयरन का जो मिश्रण है वो क्या हो जाता है आपका, प्रेमेलोई हो जाता है। विशेषता क्या होता है, एक दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कि वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है कौन, प्रेमेलोई। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, टेलीफोन लाइंस के अंदर क्या किया जाता है, प्रेमेलोई का प्रयोग किया जाता है। म्यू मेटल की बात करते हैं, म्यू मेटल, म्यू मेटल किसका बना होता है, लोहा, तांबा और क्रोमियम निकल का बना होता है, यानी कि लोहा, तांबा, क्रोमियम और निकल से बना जो आपका पदार्थ, वो मिश्रण क्या कहलाता है, म्यू मेटल होता है। ठीक है, विशेषता क्या हो, उच्च पारगम्यता एवं एवं प्रतिरोधकता, भंवर धारा हानि क्या होती है, इसके अंदर कम होती है। उपयोग कहाँ पे किया जाता है, विभव मापी ट्रांसफार्मर के अंदर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के अंदर किसका प्रयोग करते हैं अपन, म्यू मेटल का करते हैं। म्यू मेटल क्या है, एक चुंबकीय पदार्थ ही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आर्स्टेड ने विद्युत चुंबक को लेकर के एक क्या दी, थ्योरी दी। आर्स्टेड ने क्या दिया, विद्युत चुंबक को लेकर के क्या दिया कि इन्होंने बताया कि धारावाही चालक में क्या होता है, धारावाही चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कराने पर उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। ये बात किसने कही, आर्स्टेड ने कही, कि किसके बारे में कही, विद्युत चुंबक के बारे में ये बात इन्होंने कही। ठीक है, क्या हो जाता है, एक धारावाही चालक, एक धारावाही चालक हो गए जिसके अंदर क्या बह रही है, विद्युत धारा बह रही है। तो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी धारावाही चालक में अंदर, किसी भी धारावाही चालक के अंदर विद्युत धारा का क्या करवाया गया, प्रवाह करवाया गया, क्या करवाया गया, प्रवाह करवाया गया। तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं भाई, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उनके जो तारों के पास में भी चुंबक क्या होता है, क्या बनता है, विद्युत चुंबक बनता है। तो वो कहाँ से, यही से उन्होंने क्या है, थ्योरी को किसको प्रतिपादित किया, किसने किया, आर्स्टेड ने किया, कि किसी भी धारावाही चालक के अंदर से जब विद्युत धारा प्रवाहित तो हो रही होती है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। इसके अंदर हो जाते हैं दो, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के आपके क्या हो गए, नियम हो गए, दो चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव ज्ञात करने के नियम हो गए। एक हो जाता है सिरे का नियम चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव ज्ञात करने का, और ये क्या हो जाता है, हेलिक्स का नियम हो जाता है। दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम और मैक्सवेल का कोर्कस्क्रू नियम है, वो क्या बताते हैं कि आपके चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताते हैं कि भाई दिशा क्या इसकी रहने वाली है। आ जाइए इनके बारे में बात करते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसके बारे में, दाहिने हाथ का अंगूठा के नियम के बारे में बात कर लेते हैं। ये हो जाता है दाहिना हाथ, क्या हो गया, ये हो जाता है दाहिना हाथ, क्या हो जाता है, ये हो गया दाहिना हाथ। दाहिना हाथ का अंगूठा क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा को। आप किसी क्या, यहाँ पर ये किसी धारावाही चालक, ये क्या है, एक धारावाही चालक है, ये क्या है, एक धारावाही चालक है। मैंने हाथ में इसको इस तरीके से पकड़ा है
कि अंगूठा है जो मेरा किसको दर्शा रहा है, धारा की दिशा को दर्शा रहा है। अंगुलियां कैसे घूम रही है, इसको पकड़ के अंगुलियां ऐसे घूम रही है, तो अंगुलियां किसको दर्शा रही है, चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शा रहे हैं। अंगुलियां किसको दर्शा रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शा रहे हैं। अंगूठा किसको दर्शा रहा है, धारा की दिशा को यहाँ पर दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या ज्ञात हो जाता है, धारा की दिशा, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हम धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से धारा की दिशा को क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया। धारा के धारावाही चालक में दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा भी तो धारा की दिशा दिशा में हो और अंगुलियां क्या हो, घुमाव, अंगुलियों का घुमाव क्या कर रहा हो, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को क्या करता है, दर्शाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैक्सवेल का कोर्कस्क्रू नियम के बारे में बात करते हैं। ये हो जाता है मैक्सवेल का कोर्कस्क्रू नियम। ये क्या हो जाता है आपका, ये क्या हो जाता है, स्क्रू हो जाता है। जब आप इसको स्क्रू ड्राइवर से कस रहे हो इस तरीके से घुमाकर, जो इसके घूमने की दिशा है ना भाई, वो तो किसको दर्शा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहे हैं। लेकिन जो आगे बढ़ने की दिशा, जैसे जैसे आप इसको हम घुमाएंगे इसको इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, आगे भी तो बढ़ रहा है। जो आगे बढ़ने की दिशा है ये क्या दर्शा रही है, धारा की दिशा को दर्शा रही है। जो आगे बढ़ने का, जो आगे बढ़ रहा है आपका स्क्रू, वो क्या दर्शा रहा है, विद्युत धारा की दिशा। और जो घूम रहा है, ये जो इस तरीके से घूम रहा है आपका स्क्रू, तो ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शाता है आपके चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाता है। यह नियम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का ही एक यांत्रिक विकल्प हो जाता है। कौन सा, कोर्क स्क्रू नियम। ठीक है, अब देखते हैं कि कुंडली के अंदर हमें क्या ज्ञात करनी है, ध्रुव की दिशा ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मैंने जस्ट अभी आपको दो नियम बताए। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं किसका नियम, सिरे के नियम के बारे में बात करें, एंड रूल के बारे में बात करते हैं। जब ये क्या है, एन, ये क्या है भाई, एन है नॉर्थ पोल, और ये क्या हो जाता है आपका साउथ पोल। अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, इसको इस तरीके से कर दें और इसको क्या कर दें, ये ऐसे जा रहा है तो इसको इस तरीके से कर दें, ये ऐसे आ रहा है तो इसको इस तरीके से कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि इसकी दिशा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे घूम रहा है, मतलब ये जो ये मतलब इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये ऐसे घूम रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कौन से ध्रुव को दर्शाएगा, आपके उत्तरी ध्रुव को दर्शा रहा है। और यानी कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी घड़ी की दिशा में अगर घूम रहा है वो, तो क्या हो जाएगा, वो साउथ पोल को क्या दर्शाता है, इंगित करता है। कौन से नियम के अंदर, एंड रूल के अंदर कहते हैं। अब आते हैं हेलिक्स का नियम के बारे में बात करते हैं, हथेली का नियम। ठीक है, धारावाहिक कुंडली को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े। ठीक है, ये धारावाहिक कुंडली है, इसको दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ ली हमने। फिर आगे करा अंगुलियों, अंगुलियों का घुमाव, अंगुलियों का घुमाव है जो किसको दर्शा रहा है, विद्युत धारा को दर्शा रहा है। अंगुलियों का घुमाव किसको दर्शा रहा है, विद्युत धारा को दर्शा रहा है। अब ये जो अंगूठा है, अंगूठा किसको दर्शा रहा है, धारा को दर्शा रहा है। कौन से पोल को पोल को दर्शा रहा है, लेकिन कौन सा, नॉर्थ पोल को दर्शा रहा है। कौन से पोल को दर्शा रहा है, नॉर्थ पोल को दर्शा रहा है। किसी धारावाहिक चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि आपके हाथ की अंगुलियां विद्युत धारा की दिशा को, और जो आपका अंगूठा है ये नॉर्थ पोल को दर्शा रहा है, तो वहां पर कौन सा नियम लग जाता है, आपका हेलिक्स का नियम लग जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं चुंबकीय फ्लेक्स की, यानी कि मैग्नेटिक फ्लेक्स की बात करते हैं। इसे किससे डिनोट कर रहे हैं, फाई से। किससे कर रहे हैं डिनोट, फाई से। इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्या हो जाता है, चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल, चुंबकीय अक्ष के क्या काट रहा है, लंबवत, चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल को काटने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, आपकी चुंबकीय फ्लेक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लेक्स कहलाती है। फ्लेक्स क्या हो जाए, इसका मात्रक क्या हो जाता है, वेबर हो जाता है। क्या हो जाता है, मात्रक, एसआई मात्रक वेबर, सीजीएस मात्रक क्या हो जाता है, मैक्सवेल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चुंबक वाहक बल। जैसे आपका अपन पढ़ते हैं एमएम, वहां पर अपन जब हम डीसी थ्योरी पढ़ रहे हैं वहां पर पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या पढ़ते हैं, विद्युत के अंदर क्या पढ़ते हैं अपन, ईएमएफ। उसी प्रकार चुंबक में क्या पढ़ते हैं अपन, एमएमएफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एमएमएफ पढ़ रहे हैं। वहां पर किसको ईएमएफ को लगाया जाए, धारा के प्रवाह के लिए, यहाँ पर फ्लक्स के प्रवाह के लिए काम कर रहा है। ठीक है, क्या हो जाता है, चुंबक वाहक बल हो जाता है चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह के लिए लगाए जाने वाला बल। चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह के लिए लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो मैग्नेटिव मोटिव फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्नेटिव मोटिव फोर्स कहलाता है। और धारा के प्रवाह के लिए लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ये चीज आप याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, एफ बराबर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाता है, एफ, सॉरी मैग्नेटिव मोटिव फोर्स क्या हो जाता है, एफ बराबर एन गुणा क्या हो जाता है, आई। आई क्या है यहाँ पर, धारा है। आई क्या है यहाँ पर, धारा है। और एन किसको दर्शा रही है, यहाँ पर कुंडलियों के घेरों की संख्या को दर्शा रहे हैं, यानी टर्नों की संख्या को क्या दर्शा रहा है, आपका एन दर्शा रहा है। ठीक है, जो आपका एमएमएफ होता है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न होता है। जो ऐसा ही मात्रक होता है एमएमएफ का,
एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर टर्न होता है। क्या होता है, एम्पियर टर्न होता है। किसका, एसआई मात्रक, चुंबक वाहक बल का एसआई मात्रक एम्पियर टर्न होता है। लेकिन सीजीएस मात्रक की बात करेंगे तो क्या हो जाता है आपका, गिलबर्ट हो जाता है। सीजीएस मात्रक क्या हो जाता है, गिलबर्ट आपका सीजीएस मात्रक हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिष्ठम की। जैसे आप उसके अंदर पढ़ते हैं प्रतिरोध, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिष्ठम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिष्ठम यानी रिलेक्टेंस पढ़ रहे हैं। तो रिलेक्टेंस को डिनोट किससे कर रहे हैं, पहली चीज तो भाई यहाँ पर ये देख लो, डिनोट किससे कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं हम एस से। किससे कर रहे हैं, एस से। जैसे प्रतिरोध को वहां आर से कर रहे हैं, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाला गुण क्या कहलाता है आपका, रिलेक्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, रिलेक्टेंस। एस बराबर क्या हो जाता है, एल बराबर म्यू नोट म्यू आर और एरिया हो जाता है। यहाँ पर जो यहाँ पर एल है वो क्या है, कुंडली की लंबाई हो जाती है, ठीक है। और जो एरिया है वो क्या हो जाता है, कुंडली का क्षेत्रफल हो जाता है। और जो म्यू है यहाँ पर क्या हो जाता है, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता क्या होती है, हेनरी प्रति मीटर हो जाती है। चुंबकशीलता क्या हो जाती है आपकी, हेनरी प्रति मीटर हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है, प्रतिष्ठम क्या हो जाता है, एमएमएफ बटा एमएमएफ और फ्लेक्स का अनुपात क्या हो जाता है, प्रतिष्ठम हो जाता है। एमएमएफ और फ्लेक्स का अनुपात क्या हो जाता है, प्रतिष्ठम हो जाता है। एमएमएफ और फ्लेक्स का अनुपात क्या हो जाता है आपका, प्रतिष्ठम हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रतिष्ठम और प्रीमियंस के बारे में बात करते हैं, यानी पारगम्यता के बारे में। जैसे वहां पर होता है प्रतिरोध और चालकता, तो यहाँ पर क्या है, रिलेक्टेंस और परमियंस हो जाता है, ठीक है। इसका क्या होता है, फ्लेक्स का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। रिलेक्टेंस क्या कर रहा है, फ्लेक्स का विरोध कर रहा है। और पारगम्यता क्या कर रही है, फ्लेक्स का समर्थन कर रही है, यानी सहायता कर रही है प्रवाहित होने के अंदर। अगर सूत्र की बात करते, प्रतिष्ठम क्या हो जाता है, एमएमएफ बटा क्या हो जाता है, फाई हो जाता है। प्रतिष्ठम क्या हो जाता है, एमएमएफ बटा क्या हो जाता है, फाई हो जाता है। और पारगम्यता क्या हो जाती है, इसका विलोम है। क्या है, इसका विलोम है। तो या फिर अपन क्या बोल सकते हैं इसको, फाई बटा क्या हो जाएगा, ये एम एम एफ भी लिख सकते हैं इसको अपन, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसका जो प्रतीक होता है क्या हो जाएगा, या तो प्रति हेनरी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे भाई, प्रति हेनरी बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, एम्पियर प्रति एम्पियर टन प्रति वेबर भी इसको क्या कहेंगे, या फिर क्या बोलेंगे अपन, एम्पियर टन प्रति वेबर इसका मात्रक हो जाता है, या कहेंगे प्रति हेनरी, या तो इसका मात्रक क्या कहेंगे अपन, रिलेक्टेंस का प्रति हेनरी, या फिर क्या कहेंगे, एम्पियर टन प्रति वेबर हो जाता है। इसका इसका जो विलोम है इसका हो जाता है, इसका प्रति हेनरी है तो पारगम्यता का क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। इसका एम्पियर टर्न प्रति वेबर है तो इसका क्या हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर टर्न हो जाता है। ये चीजें आप याद रखोगे, बार बार लिखोगे, सीखोगे, देखोगे तो बार बार ये चीजें याद हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्लक्स घनत्व की। फ्लक्स घनत्व की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, इकाई क्षेत्र के अंदर, इकाई क्षेत्र के अंदर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है, इकाई क्षेत्र के अंदर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या कहलाता है, फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है। फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, इकाई क्षेत्र के अंदर, इकाई क्षेत्र के अंदर उत्पन्न फ्लक्स क्या कहलाता है, फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है, ठीक है। अब क्या होगा, इकाई क्षेत्र में उत्पन्न फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स डेंसिटी हो जाता है। फ्लक्स का मात्रक अपन ने पढ़ा, क्या हो गया, वेबर हो जाता है, और एरिया का क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। या फिर क्या कहेंगे, फ्लक्स घनत्व बराबर क्या हो जाता है आपका, टेस्ला हो जाता है। क्या हो जाता है, टेस्ला हो जाता है। फ्लक्स घनत्व बराबर क्या हो जाता है, फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला हो जाता है। ये हो जाता है एसआई मात्रक। अगर सीजीएस मात्रक की बात करते हैं, गॉस हो जाता है। एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस होता है, और एक गॉस बराबर क्या होता है, 10 की घात -4 टेस्ला होता है। अब आगे बात करते हैं, परमेबिलिटी की बात करते हैं, चुंबकशीलता की बात कर रहे हैं। डिनोट किससे कर रहे हैं, म्यू से कर रहे हैं, ठीक है। किससे कर रहे हैं, म्यू से। इसे क्या करते हैं अपन, डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर म्यू नोट और म्यू आर हो जाता है। म्यू नोट की बात करते हैं, हवा या निर्वात के अंदर चुंबकशीलता क्या होती है, हवा या निर्वात के अंदर चुंबकशीलता का मान क्या हो जाता है, 4 पाई इंटू क्या, 4 पाई इंटू क्या हो जाता है, 10 की घात -7 हेनरी प्रति मीटर हो जाता है। हेनरी प्रति मीटर हो जाता है। ये हेनरी प्रति मीटर क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, ये इसका क्या हो जाता है, मात्रक हो जाता है। किसका, चुंबकशीलता का मात्रक हो जाता है। परमेबिलिटी का मात्रक क्या हो जाता है, हेनरी प्रति मीटर हो जाता है। क्या हो जाता है, हेनरी प्रति मीटर हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है। तो अगर अपन म्यू नोट की बात करते हैं, हवा या निर्वात के अंदर क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 की घात -7 हेनरी प्रति मीटर होता है। म्यू आर की बात करते हैं, म्यू आर की बात करेंगे तो मात्रकहीन राशि होती है। हवा या निर्वात के अंदर इसका मान हमेशा 1 होता है। इसका मान 1 या 1 से कम या 1 से अधिक हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके,
चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, इससे किससे डिनोट करते हैं, इससे एच करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स सामर्थ्य को डिनोट किससे, एच से। चुंबकीय फ्लक्स सामर्थ्य क्या है, एच है। चुंबकीय फ्लक्स सामर्थ्य क्या है, एच है। इकाई लंबाई पर उत्पन्न चुंबकीय चुंबक वाहक बल, इकाई लंबाई पर क्या है, इकाई लंबाई पर उत्पन्न चुंबक वाहक बल, इकाई लंबाई पर उत्पन्न चुंबक वाहक बल क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहलाता है। इकाई लंबाई पर उत्पन्न चुंबक वाहक बल क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहलाता है। एमएमएफ का हमें, एमएमएफ बटा क्या हो जाता है, एल हो जाता है। एमएमएफ का हमें पता है एम्पियर टर्न हो जाता है, एल का क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। इसका मात्रक की बात करेंगे तो एम्पियर टर्न प्रति मीटर हो जाता है। एम्पियर टर्न प्रति मीटर क्या हो जाता है हमारा, चुंबकीय फील्ड स्ट्रेंथ का मात्रक क्या हो जाता है, एम्पियर टर्न प्रति मीटर हो जाता है, एम्पियर टर्न प्रति मीटर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन अवशिष्ट चुंबकत्व और धारणशीलता की बात करते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व और धारणशीलता की बात करते हैं, रेजिडुअल मैग्नेट और एटेंटिविटी की बात करते हैं। ठीक है, आ जाइए सबसे पहले कि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी जो चुंबकीय गुण शेष बच जाते हैं वो क्या कहलाता है, आपका अवशिष्ट चुंबक कहलाता है। अवशिष्ट चुंबक क्या होता है, आपने मान लो हमने इसको क्या किया, इस छड़ को चुंबकित किया, ये छड़ क्या है, अस्थायी चुंबक है, लेकिन हमने इसको क्या किया, इसको विद्युत धारा देकर के इसको चुंबकित किया, लेकिन चुंबक के कुछ गुण अभी भी इसके अंदर बचे हुए हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। इसके अंदर से चुंबक हटा लिया अपन ने, चुंबक जिस तरीके से बन रहा था विद्युत से वो हटाने के बाद जो गुण बच गए हैं भाई वो क्या कहलाते हैं इसके अंदर, वो क्या कहलाते हैं, रेजिडुअल मैग्नेट कहलाता है, अवशिष्ट चुंबकत्व हो जाता है। धारणशीलता क्या होती है, चुंबकीय गुणों को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, धारणशीलता कहलाती है। एक लोहा होता है वो चुंबकीय गुणों को आसानी से आकर्षित वो ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है। तो और एक लकड़ी होती है, क्या उसका चुंबक बना सकते हैं, कि हम दिन रात भी कोशिश करें ना उसके ऊपर विद्युत देने की तो कोयल बना करके लपेट नहीं बनेगा। तो क्या हो जाता है, जिसके अंदर धारणशीलता क्या हो जाती है, जो चुंबकीय गुणों को धारण कर रहा है वही धारणशीलता हो जाती है। अब अपन से कोई बोले कि बन जा प्रधानमंत्री, भाई साहब नहीं हो पाएगा, धारण नहीं कर पाएगा। आ जाओ आगे देखते हैं इस चीज को, है ना। स्थायी चुंबक होता है, जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, अधिक होता है। स्थायी चुंबक के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, अधिक होता है। जो हमारा स्थायी चुंबक देखा है अपन ने, स्थायी चुंबक जो आपका परमानेंट मैग्नेट है उसके अंदर जो अवशिष्ट चुंबक है वो अधिक होता है। अपन ने देखा है कि अपनी जो अस्थायी चुंबक है, जैसे कि ये क्रोड है, उसके अंदर अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित की, क्या की, प्रवाहित की, लेकिन उसके अंदर से हमने विद्युत धारा हटा ली तो उसके अंदर कुछ परसेंट क्या बचेगा, अवशिष्ट चुंबकत्व बचेगा। लेकिन जो हमारा स्थायी चुंबक है उसके अंदर क्या होता है, स्थायी चुंबकत्व, ये जो रेजिडुअल मैग्नेट होता है, विशिष्ट जो ये क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, अधिक होता है। आगे बात करते हैं, जो आपका निग्रहिता बल होता है, अवशिष्ट चुंबक को हटाने के लिए लगाए जाने वाला बल, अवशिष्ट चुंबकत्व को हटाने के लिए लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है, आपका निग्रहिता बल कहलाता है, कुर्सिविटी कहलाती है। निग्रहिता बल क्या करता है, अगर अवशिष्ट चुंबकत्व है, अवशिष्ट चुंबकत्व को हटाने के लिए जो बल लगाया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है, निग्रहिता बल कहा जाता है। आगे देखते हैं, चुंबकों का वर्गीकरण उनके गुणों के आधार पर। ठीक है, स्थायी चुंबक होता है, इसके अंदर जो रेजिडुअल मैग्नेट होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन बात करें अस्थायी चुंबक के अंदर तो क्या होता है, ये लो होता है। और निग्रहिता बल की बात करें, निग्रहिता बल बात करें परमानेंट मैग्नेट के अंदर तो क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, उच्च होता है। और अगर बात करें अस्थायी चुंबक के अंदर तो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, आगे देखते हैं विद्युत परिपथ, और मतलब ये देखते हैं कि मतलब इनका एनालॉजी देखते हैं, द ग्रेड ऑफ एनालॉजी, किसके अंदर जो विद्युत है, इलेक्ट्रिक है और मैग्नेट है, इनके अंदर संबंध देखते हैं। जैसे हम विद्युत के अंदर पढ़ते हैं ईएमएफ, विद्युत के अंदर क्या पढ़ रहे हैं भाई, ईएमएफ, वैसे ही चुंबक के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, एमएमएफ पढ़ रहे हैं। विद्युत में पढ़ रहे हैं करंट, चुंबक में क्या पढ़ रहे हैं, सेम फ्लक्स पढ़ रहे हैं। विद्युत में पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, रिलेक्टेंस पढ़ रहे हैं। विद्युत में पढ़ रहे हैं रेजिस्टिविटी, तो इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं हम, रिलेक्टिविटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, विद्युत में पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, परमियंस पढ़ रहे हैं चुंबक के अंदर। और यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, विद्युत के अंदर कंडक्टिविटी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं अपना, परमेबिलिटी पढ़ते हैं, यानी कि धारणशीलता। आगे चलते हैं, ठीक है। चुंबकीय रिसाव क्या होता है, कुल फ्लक्स बटा
कुल फ्लक्स बराबर क्या हो जाता है, उपयोगी फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स क्या हो जाता है हमारा, चुंबकीय रिसाव के बारे में बात करते हैं। तो टोटल फ्लक्स बराबर क्या हो जाता है, यूजेबल फ्लक्स प्लस क्या हो जाता है, जो लीकेज फ्लक्स हो जाता है, टोटल फ्लक्स हो जाता है। तो अपने को क्या पढ़ना है यहाँ पर, क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक लीकेज पढ़ना है, ठीक है। तो कुल फ्लक्स बराबर कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स क्या हो जाता है, टोटल फ्लक्स हो जाता है, जो भौतिक सीमाएं होती है। लेकिन जो उपयोगी फ्लक्स होता है, जो कार्य के लिए उपयोग हो जाता है फ्लक्स, जो कार्य के लिए उपयोग हो जाता है फ्लक्स, वो क्या कहता है, यूजेबल फ्लक्स हो जाता है आपका। और बात करते हैं लीकेज फ्लक्स को, होता है जो वातावरण में नष्ट हो जाता है, वो फ्लक्स कौन सा होता है, लीकेज फ्लक्स। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के हमने प्राइमरी वाइंडिंग के जो चुंबक बना, क्या सेकेंडरी वाइंडिंग पर पूरा का पूरा प्राप्त हो गया, कि नहीं होगा, कुछ फ्लक्स क्या हो जाएगा, इधर उधर नष्ट हो जाता है, वही क्या कहलाता है आपका, लीकेज फ्लक्स हो जाता है, ठीक है। जब यूजेबल फ्लक्स बढ़ता है तो लीकेज फ्लक्स क्या हो जाता है, घट जाता है। जब यूजेबल फ्लक्स बढ़ता है भाई, तो क्या हो जाता है, लीकेज फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, अपने आप ही घट जाता है। अपने आप किसका मान घट जाता है, लीकेज फ्लक्स का। अब बात करते हैं अपन ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं। अब आ जाइए, पदार्थ के चुंबकीय गुणों को कौन दर्शाता है अपना, यहाँ पर एक्स बराबर क्या हो जाता है, म्यू आर माइनस क्या हो जाता है, एक हो जाता है, क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तो यहां पर देखते हैं किस पदार्थ की हाई मतलब ससेप्टिबिलिटी होगी, जिसके अंदर से चुंबकीय धारा क्या हो रही है, चुंबकीय गुण को क्या हो रहा है कि आराम से करे, और इसकी क्या हो जाएगी निम्न, जो क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। नेक्स्ट आगे चले तो क्या हो जाता है, चुंबकीय संतृप्तता क्या हो जाती है, मैग्नेटिक सेचुरेशन क्या हो जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। सेचुरेशन क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन जहां जाने के बाद के अंदर मतलब उससे आगे मतलब ना बढ़ रही वो चीजें, तो वो क्या हो जाती है, एक सेचुरेशन की अवस्था हो जाती है। प्रारंभिक चरण में क्या करेंगे कि हमारी जो कुंडली होती है, कुंडली के अंदर हमने क्या करवाई, धारा प्रवाहित करवाई। भाई कुंडली है ये अपनी, ये कुंडली है, कुंडली के अंदर हमने क्या किया, धारा के मान में वृद्धि की। लेकिन धारा के मान में वृद्धि करने पर भी क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स के अंदर वृद्धि हुई। धारा के मान में वृद्धि करने पर क्या हुआ, जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। धारा में के मान में वृद्धि करने पर चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। थ्रेशोल्ड क्या होता है, जब धारा के मान का एक विशिष्ट बिंदु तक पहुंच जाता है, धारा का मान एक विशिष्ट बिंदु तक पहुंच जाता है, यानी कि ये क्या हो जाता है, ये दोनों क्या हो गए, विशिष्ट बिंदु तक पहुंच गए। लेकिन एक ऐसा मोड आ जाता है सेचुरेशन अवस्था से, धारा बढ़ाने पर अपन क्या कर रहे हैं, अब धारा को बढ़ा रहे हैं, लेकिन फ्लक्स क्या हो गया, यहाँ पर नियत हो गया। फ्लक्स क्या हो गया, ये फ्लक्स क्या हो गया आपका, नियत क्या हो जाता है, ये नियत हो जाता है। अब लेकिन फ्लक्स नहीं बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, संतृप्त बिंदु कहते हैं। ऐसा बिंदु जहां पर धारा के मान को बढ़ाने पर भी चुंबकीय फ्लक्स का मान नहीं बढ़ता है, वो कंडीशन किसकी हो जाती है भाई, सेचुरेशन की कंडीशन हो जाती है। आगे बात करते हैं, सोलेनॉइड की बात करते हैं, परिनालिका की बात करते हैं। अब परिनालिका की बात करते हैं तो इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखा होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, यानी कि एक समान होती है। आकार की बात करें तो इसका क्या होता है, बेलनाकार, बेलनाकार चुंबक या छड़ चुंबक के रूप में परिनालिका होती है, बेलनाकार या छड़ चुंबक के रूप में आपकी परिनालिका होती है। आंतरिक क्षेत्र की बात करें, अंदर की ओर एक समान रेखीय प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है अंदर की ओर। इसके अंदर क्या होता है, जो अंदर की ओर क्या होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, यूनिफॉर्म और प्रबल एक समान और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र किसके अंदर होता है, सोलेनॉइड के अंदर। अगर बाहर की बात करते हैं अपन, बाहर की बात कर लेते, बाहर की बात करते हैं बाहरी क्षेत्र के सोलेनॉइड के, तो क्या हो जाता है वहां पर लीकेज, या फिर क्या हो जाता है, दुर्लभ फ्लक्स हो जाता है, यानी कि कमजोर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, बाहर का, यानी कि कमजोर क्षेत्र होता है। अब आगे बात करते हैं बाहरी क्षेत्र के अंदर क्या होता है, इसके बाहरी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, दुर्लभ होता है, दुर्बल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं टोराइड की बात करते हैं, रिसाव का पूर्ण टोराइड की बात करते हैं। टोराइड क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, ये क्या हो जाता है, ये रिंगाकार होता है। टोराइड क्या होता है, रिंगाकार हो जाता है। टोराइड क्या रिंगाकार हो जाता है। क्षेत्र और इसके फील्ड के टाइप की बात करते हैं, सेकेंडरी चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। ये क्या है, सेकेंडरी चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। आंतरिक क्षेत्र क्या हो जाता है, इसका प्रबल हो जाता है। टोराइड का आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र क्या है भाई, प्रबल है। और बाहर की दो तरफ चुंबक है वो क्या है, जीरो रिसाव। लीकेज फ्लक्स का क्या है, जीरो रिसाव, यानी शून्य लगभग क्या होता है, नगण्य होता है, शून्य लगभग नगण्य होता है बाहर की क्षेत्र के अंदर। आगे बात करते हैं अपन परिनालिका और टोराइड की, यहाँ पर देख लेते हैं। आकार की बात करें तो परिनालिका क्या होता है, सिलेंड्रिकल होती है, जबकि आपका टोराइड क्या होता है, रिंगाकार शेप के अंदर होता है। टोराइड क्या होता है भाई, रिंगाकार शेप के अंदर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति की बात करते हैं, परिनालिका में क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है।
इसके अंदर परिनालिका के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेंसिक होता है। किसके अंदर, सेकेंडरी होता है, किसके अंदर, टोराइड के अंदर। अगर बात करते हैं इसके अंदर, तो आंतरिक क्षेत्र क्या होता है, आंतरिक जो फील्ड होता है इसका क्या होता है, प्रबल होता है। लेकिन टोराइड की बात करेंगे तो अत्यंत प्रबल होता है, वेरी स्ट्रोंग होता है। ठीक है। बाहरी क्षेत्र की बात करते हैं, बाहरी क्षेत्र की बात करें परिनालिका की, तो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र यानी लीकेज फ्लक्स है, लेकिन इसके अंदर क्या है, शून्य है या नगण्य लीकेज फ्लक्स हो जाता है, किसके अंदर, टोराइड के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे साहब का प्रथम नियम क्या कहता है, जब कोई चालक को कहाँ रखा, चुंबकीय बल रेखाओं में रखा, चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर रखा, तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या कर रहे हैं, उसको काटने लग जाती हैं, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न हो जाता है भाई, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये किसने कहा, ये कहा आपका फैराडे साहब ने। इसी पर हमारे जो मोटर जनरेटर हैं, इसी सिद्धांत पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेंज के नियम की बात करते हैं। ठीक है, आ जाइए। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो क्या हो जाता है, ई, और जब समानुपाती हटेगा तो नियतांक आएगा, समानुपाती हटेगा तो क्या आ जाएगा वहां पर, नियता, और नियतांक क्या हो जाता है, ई माइनस क्या, ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई बटा क्या हो जाता है, डी टी हो जाता है। ये डी बटा डी टी होता है, ये क्या होता है, परिवर्तन की दर होता है। डी बटा डी टी क्या है यहाँ पर, परिवर्तन की दर, तो क्या है, फ्लक्स परिवर्तन की दर है। क्या हो जाता है, फ्लक्स परिवर्तन। अब द्वितीय नियम क्या कहता है फैराडे का, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या कहता है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब लेंज के नियम की बात करते हैं अपन, तो लेंज का नियम ये हो जाता है, किसका विरोध कर रहा है, उत्पन्न होने का कारण का ही क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो वो कौन सा हो जाता है, लेंज का नियम हो जाता है। यह ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है, लेकिन प्रेरित ईएमएफ हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण क्या हो रहा है, वो उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपको क्या है, इसका जो सूत्र है ये भी क्या रख लेना है, याद रख लेना है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, आगे आ जाइए। गति की ईएमएफ की बात करें तो गति की ईएमएफ क्या होता है, ई बराबर वी आई एल। गति की ईएमएफ की बात करें तो ई बराबर क्या हो जाता है, वी आई एल क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाती है। यहाँ पर बी किसको दर्शा रहा है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को दर्शा रहा है। बी किसको दर्शा रहा है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को दर्शा रहा है। और जो एल क्या है, यहाँ पर चालक की लंबाई को दर्शा रहा है। जो ये चालक है इसकी लंबाई क्या दर्शा रहा है, एल दर्शा रहा है। और यहाँ पर जो इसके अंदर चालक का वेग है उसे कौन दर्शा रहा है, आपका वी दर्शा रहा है। और साइन थीटा क्या दर्शा रहा है, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का बीच का ज्या कोण कौन दर्शा रहा है, चालक तथा जो चालक है, चालक और चुंबकीय क्षेत्र, चालक और चुंबकीय क्षेत्र उसके बीच का ज्या कोण को कौन प्रेजेंट कर रहा है, आपका साइन थीटा प्रेजेंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन का प्रभाव शून्य से अधिकतम तक। अब आ जाइए यहाँ पर बात करते हैं, जब हम किसी को किसी चालक को चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर में रखते हैं तो थीटा बराबर क्या होता है हमारा, थीटा बराबर 0 होता है। और साइन 0 का मान क्या हो जाता है, साइन साइन 0, तो ई बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब हम चालक को चुंबकीय बल रेखाओं के किस में रख रहे हैं, लंबवत रख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, लंबवत रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, लंबवत रख रहे हैं। तो थीटा 90 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90, साइन 90 बराबर 1। तो यहाँ पर क्या कर जाएगा, एमएफ क्या होगा, मैक्सिमम बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं चालक पर लगने वाला बल की बात करते हैं। किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया किसी धारावाही चालक को, ये रहा धारावाही चालक, इस धारावाही चालक को कहाँ रखा गया, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा गया। तो उसमें एक यांत्रिक बल कार्य करने लग जाता है, उसके अंदर एक मैकेनिकल फोर्स कार्य करने लग जाता है। क्या करने, मैकेनिकल फोर्स क्या कर रहा है, इसके अंदर वर्क कर रहा है। तो क्या हो जाता है, इसका सूत्र F बराबर वी आई एल क्या हो जाता है, बी आई एल क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाती है। आई क्या हो जाती है, चालक में प्रवाहित धारा हो जाती है। थीटा क्या हो जाती है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, जो साइन थीटा क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो कोण बन रहा है चालक और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण क्या साइन थीटा हो जाएगी। एल क्या हो जाती है, चालक की लंबाई हो जाती है। और बी क्या हो जाता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेमिंग का दायां और बायां हाथ के नियम के बारे में बात कर लेते हैं, जो अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, मोटर जनरेटर के अंदर क्या करते हैं, पढ़ते हैं, किसके अंदर पढ़ते हैं, मोटर जनरेटर के अंदर हम पढ़ते हैं। आ जाइए, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम और बायां हाथ के नियम की बात करते हैं। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, जनरेटर को कौन से हाथ से घुमा रहे हैं, दाएं हाथ से घुमा रहे हैं। तो फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा भाई, जनरेटर के अंदर लगेगा। मोटर होती है तो मोटर को कहाँ लगता है, अब बचा एक मोटर, तो फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का नियम है वो कहाँ लगता है, मोटर के अंदर लगता है। क्यों लगता है, मोटर के अगर भाई
दाएं हाथ का नियम क्या करता है, दाएं हाथ का नियम क्या करता है कि जनरेटर के अंदर ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम, दाएं हाथ का नियम। और बाएं हाथ का नियम क्या करता है, चालक की गति ज्ञात करने के लिए बाएं हाथ का नियम। आ जाइए, ये रहा हमारा दाया बायां हाथ, क्या हो जाते हैं ये, इस तरीके से करेंगे अपन, ये मतलब नहीं हो रहा मेरे से, तो हाथ ही नहीं घूम रहे, तो इस तरीके से हो जाते हैं वो ना, तो मतलब मैं कैमरे की तरफ करूंगा तो ऐसे हो जाएंगे वो ना, उल्टे हो जाते हैं मेरे हाथ, है ना। तो यहाँ पर समझिए आप, हाथ और मुड़ मुड़ा जाएंगे मेरे, मतलब बताने के चक्कर में ऐसे बड़ खा जाएंगे जेवड़े की तरह, है ना। तो यहाँ समझ लीजिए आप, अंगूठा किसको दर्शा रहा है भाई, ये कौन सा हाथ है आपका, ये आपका दाहिना हाथ है। ये कौन सा हाथ है आपका, दाहिना हाथ है। तो दाहिना हाथ क्या दर्शा रहा है, अंगूठा क्या दर्शा रहा है आपका यहाँ पर, अंगूठा क्या दर्शा रहा है, चालक की गति को दर्शा रहा है। तर्जनी की अंगुली है जो ये भाई, तर्जनी की अंगुली है, ये वाली तर्जनी की अंगुली, अंगूठा तो किसको दर्शा रहा है यहाँ पर, चालक की गति को दर्शा रहा है। और अंगूठा किसको दर्शा रहा है यहाँ पर, अंगूठा दर्शा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दर्शा को। जो मध्यिका होती है ये क्या होती है, ईएमएफ को डिनोट कर रही है, ईएमएफ को दर्शाती है। और ये जो अपने इसके अंदर कोण बन रहा है ना, ये जो कोण बन रहा है, देखो ये जो कोण बन रहा है इनके अंदर, इनके अंदर ये जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री पर बन रहा है, 90 डिग्री पर बन रहा है। ये तो किसके लिए, जनरेटर के लिए, ये किसके लिए, मोटर के लिए। अंगूठा किसको दर्शा रहा है, अंगूठा किसको दर्शा रहा है, चालक की गति को। दोनों के अंदर अंगूठा किसको दर्शा रहा है, चाहे दाएं हाथ हो चाहे बाएं हाथ हो, अंगूठा किसको दर्शा रहा है, चालक की, चालक की किसको दर्शा रहा है, गति को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, अंगूठा चालक की गति को दर्शा रहा है। तर्जनी किसको दर्शा रही है, ये वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को, दिशा को दर्शा रही है। ये भी क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा। अब बची मध्य का, मध्य का अगर जनरेटर है तो ईएमएफ को दर्शाएगी, और मोटर है तो किसको दर्शाती है, धारा को दर्शाती है। ये चीजें आपके क्या हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं अपन चुंबक का सूक्ष्म, अब इसकी बात करते हैं पदार्थ का। पदार्थ चुंबक कैसे बनता है, अगर लोहा चुंबक की बात करें तो लोहा चुंबक कैसे बनता है, डोमेन के निर्माण के कारण किसका निर्माण होता है, लोहे चुंबक का निर्माण होता है। अनुचुंबक का निर्माण किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण गति के कारण किसका निर्माण होता है, अनुचुंबक का निर्माण होता है। और फिर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण किसका निर्माण होता है, प्रतिचुंबकीय का निर्माण होता है। और जब बिहार बिजली बोर्ड की लगी थी उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। आज की हमारी क्लास ये खत्म हो जाती है यहाँ पर। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अगर आप लोको पायलट स्पेशल बैच लेना चाह रहे हो तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि अब तक आपने आंसर की देख ली होगी, ठीक है। तो आइए और इस बैच को आराम से ज्वाइन कीजिए। इसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल, इलेक्ट्रिशियन ट्रेडिंग सर्वे, इंजीनियरिंग बेसिक साइंस, हैंड नोट्स, ये सारी चीज आपको मिल जाती है। और साथ में मिलते हैं आपको फ्री टेस्ट मिल जाते हैं एंड। तो आज की क्लास को करते हैं हम यहीं पर एंड। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।